This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम हाफ ईयरली की तैयारी के लिए क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा पिछला चैप्टर, पांचवा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है, समांतर श्रेणी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण, और जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यह चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट आता है किसी भी प्रकार का, तो आप तुरंत अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले द्विघात समीकरण को भी पढ़ने से पहले हम समीकरण को पढ़ते हैं कि आखिर समीकरण क्या होता है। ठीक है, बच्चों को तीन काफी कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहला, बहुपद। बहुपद में काफी कंफ्यूजन होता है। बीजीय व्यंजक, बहुपद, बीजीय व्यंजक और समीकरण। तो काफी बच्चों को लगता है कि ये तीनों ही चीजें एक ही जैसी हैं, लेकिन नहीं, ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलिए इनमें हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए सबसे पहले आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हम किसे कहते हैं, जिनमें कि चर हो, अचर हो और उसके साथ साथ क्या हो, संक्रिया हो, यानी कि ऑपरेशन हो। ठीक है, अच्छा, जिन भी बच्चों को चर या अचर नहीं पता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं जल्दी से। चर वह होते हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता है, जिनका मान बदलता रहता है, वह हमारे चर कहलाते हैं। अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, चाहे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सभी क्या होते हैं, यह सभी चर होते हैं। अचर क्या होते हैं, अचर होते हैं जिनका मान फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए, गणित की जितनी भी संख्या है, 1, 15, 17, -2, -5/3, किसी भी प्रकार की चाहे संख्या हो, गणित की यदि वह संख्या है तो वह आपकी अचर होगी। ठीक है, और संक्रिया किसे कहते हैं, ऑपरेशन। मुख्यतः चार ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग। तो यह हमारी क्या कहलाती है, संक्रिया कहलाती है। किसी भी यदि व्यंजक में, किसी भी एक्सप्रेशन में यह तीनों चीज हैं, तो वह हमारे क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मुझे दिया गया है x+2, तो बताइए क्या यह बीजीय व्यंजक है। तो देखिए, इसमें चर भी है, इसमें अचर भी है, इसमें ऑपरेशन भी है, यानी कि संक्रिया भी है, तो बिल्कुल यह एक बीजीय व्यंजक है। मान लीजिए दूसरा हमें दिया जाता है एग्जाम्पल x+y, तो बताइए क्या यह बीजीय व्यंजक है क्या। तो देखिए, काफी बच्चे कहते हैं कि सर इसमें चर तो है लेकिन अचर नहीं है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक नहीं है। लेकिन इसको देखिए, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 × x+y/1, तो ये आ गया चर, सॉरी ये आ गया हमारा अचर। तो जहां भी चर है, अचर तो अचर एक तो उसके साथ हमेशा होगा ही, गुणा में और भाग में। ठीक है, तो आपको केवल कौन सी दो चीजें देखनी है, एक तो आप चर देखें और चर के साथ आप संक्रिया देखें, ऑपरेशन देखें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यंजक कहलाएंगे वह आपके बीजीय व्यंजक होंगे। चलिए अब हम देखते हैं बहुपद क्या होते हैं। तो देखिए, जो भी आपके बीजीय व्यंजक होते हैं ना, यदि उनमें प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या है, तो वह कहलाएंगे बहुपद। यदि प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद, अन्यथा बहुपद नहीं होंगे, केवल बीजीय व्यंजक ही होंगे। उदाहरण के लिए देखिए, मैं दो उदाहरण लिखता हूँ, x³ + y² + 3, और एक लिखता हूं x⁵1.5 + y⁵3 + 2y। ठीक है, यह दोनों बीजीय व्यंजक तो हैं, क्योंकि दोनों में ही चर भी है, दोनों में ही अचर भी है और दोनों में ही संक्रिया यानी कि ऑपरेशन भी है। लेकिन यदि आप पहला वाला बीजीय व्यंजक देखेंगे, तो इसमें चर क्या है, x और y, इनकी घात क्या है, एक की घात है 3, दूसरे की घात है 2। दोनों 3 और 2 दोनों ही कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो यदि चर की घात पूर्ण संख्या होती है तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा एक बहुपद होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नीचे वाला। इसमें कितने चर हैं, इसमें भी दो ही चर हैं, एक तो x है और एक y है। y की घात कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y की घात 1 है। तो देखिए, ये दोनों तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर x की घात 1.5 है। क्यों 1.5 जो होती है वह पूर्ण संख्या नहीं होती। तो हम कह सकते हैं जो नीचे वाला उदाहरण है
इसमें प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद भी नहीं है। यह बीजीय व्यंजक है लेकिन यह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यह तो था बीजीय व्यंजक और बहुपद। इसके बाद बात आती है समीकरण की कि आखिर समीकरण क्या होता है। तो देखिए, यदि किसी बीजीय व्यंजक में मान लीजिए यह अभी हमने बीजीय व्यंजक लिखा, यदि किसी भी बीजीय व्यंजक में बराबर लगाकर उसके आगे कुछ लिख दिया जाता है, मान लीजिए बराबर 0 लिख दिया, तो यदि कोई व्यंजक इस तरीके से लिखा हो कि उसमें बीच में बराबर का चिन्ह हो और बराबर के साइड में दो पक्ष हो, एक राइट साइड में, यह कौन सी साइड में है, राइट साइड में, और दूसरा पक्ष हो बराबर के लेफ्ट साइड में, तो इस तरह के व्यंजक को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। दोबारा से सुनेंगे, यदि किसी व्यंजक में दो पक्ष हैं और उन दोनों पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह है तो वह समीकरण कहलाएगा। तो बस आपको यह देखना है, क्या किसी व्यंजक में कहीं बीच में बराबर आ रहा है क्या, यदि बराबर का चिन्ह है तो उसे हम समीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर का चिन्ह, यह समीकरण तो है। अब बराबर के जो राइट साइड में लिखा होगा उसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरएचएस, और जिसे हिंदी में हम कहते हैं दायां पक्ष। तो दायां पक्ष यहाँ पर क्या हो गया है, 0 जो है वह हमारा दायां पक्ष हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बराबर के लेफ्ट साइड में होगा उसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LHS, और हिंदी में क्या लिखेंगे, बायां पक्ष। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि समीकरण को, बहुपद को और बीजीय व्यंजक को कैसे पहचानते हैं। समीकरण को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, बराबर बीच में कहीं ना कहीं बराबर होगा और बराबर के कुछ राइट साइड में होगा और कुछ लेफ्ट साइड में होगा। लेकिन बहुपद और बीजीय व्यंजक में केवल एक ही पक्ष होगा, उसमें कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं आता। ठीक है, किसी स्टूडेंट को हो तो वो N लिखें जल्दी से, किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो जल्दी से N लिखें अभी तक। इस चैप्टर को है ना हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ें क्योंकि हमारे पास समय कम है, पेपर पास है और समय कम है। कहीं भी डाउट आता है तो आप बिना झिझके पूछ लेना अनम्यूट करके। ठीक है, चलिए, तो यह तो समीकरण। देखते हैं कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, समीकरण को भी अलग अलग आधारों पर विभाजित किया गया। हम देखते हैं सबसे पहले कि समीकरण को घातों के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। किसके आधार पर, घातों के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो घातों के आधार पर समीकरण को मेनली 3 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले क्या आता है, रैखिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन को मैं EQN लिख रहा हूं, इक्वेशन है, ठीक है, इसको समझ जाना आप। तो रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। देखिए, यदि किसी समीकरण में चरों की घातें अधिकतम 1 है, चर की घात कितनी है, अधिकतम 1 है, तो उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। उदाहरण के लिए क्या हो गया है, मान लीजिए x + y = 2 लिखता हूं, तो यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी चर है, दोनों ही चरों की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसीलिए एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है। दूसरा यदि मैं बात करता हूं तो क्या आएगा, द्विघात समीकरण। दूसरा प्रकार आता है आपका द्विघात समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यदि चर की अधिकतम घात 2 है, इसमें कितनी थी, 1 थी, इसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी, तो वह कहलाएगा आपका द्विघात समीकरण। x² + y = 2। तो यह क्या हो गया, इसमें आप देख सकते हैं किसी चर की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात 2 है, तो यह हमारा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, फिर तीसरे प्रकार के समीकरण किस तरह के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, या फिर हिंदी में कहते हैं त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके चर की घात होगी अधिकतम,
वह होगी 3 घात। यदि किसी चर की अधिकतम घात 3 है तो वह आपका त्रिघात समीकरण कहलाएगा। तो यह तो था आपके घातों के आधार पर क्लासिफिकेशन समीकरण का, यानी कि इक्वेशंस का। ठीक है। अच्छा, हम इस चैप्टर में कौन सा समीकरण पढ़ेंगे? केवल द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे काफी डिटेल में। इसका मतलब हम जो भी समीकरण पढ़ेंगे उसमें हमें चरों की अधिकतम घात क्या होगी, चर की अधिकतम घात उसमें 2 होगी। ठीक है। तो यह तो था घातों के आधार पर। अब देखिए, होता है आपको कभी काम आ जाए, मैं एक बार बता देता हूं। कई बार होता है चरों के आधार पर। कई बार किसके आधार पर होता है? चरों के आधार पर। चरों के आधार पर मतलब क्या है? देखिए, जिसमें एक चर होगा, जिस समीकरण में एक चर हो उसे हम कहते हैं एक चर वाला समीकरण। जिस समीकरण में 2 चर हों उन्हें हम क्या कहेंगे? 2 चर वाले समीकरण। और जिस समीकरण में 3 चर हों उन्हें हम कहेंगे 3 चर वाले समीकरण। 3 चर वाले और 2 चर वाले समीकरण। अभी जो हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, या फिर हमारे जो इस चौथे चैप्टर में है, वह है द्विघात समीकरण, लेकिन केवल एक चर वाला। ठीक है। अच्छा, एक चर वाला, 2 चर वाले, 3 चर वाले, देखिए हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं तीनों ही, यह तीनों ही किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं? 2 चर वाले समीकरण के उदाहरण हैं। क्योंकि दोनों में, तीनों ही एग्जाम्पल में आप देखिए एक्स और वाई दोनों चर हैं। 2 चर हैं तो यह हो गए 2 चर वाले उदाहरण। ठीक है। तो मैं 3 इक्वेशन लिखता हूं। सबसे पहली है एक्स बराबर 2, दूसरी है एक्स प्लस वाई बराबर 2, और तीसरी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। तो यह हो गई आपकी एक चर वाला, क्योंकि इसमें एक ही चर है। यह हो गई 2 चर वाले समीकरण, क्योंकि इनमें 2 चर हैं। और यह हो गया 3 चर वाला समीकरण, क्योंकि इनमें 3 चर हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे सिलेबस में किस प्रकार के समीकरण आएंगे तो वह देखते हैं। हमारे सिलेबस में जो समीकरण है वह है एक चर वाला, एक चर वाले द्विघात समीकरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनमें जो अधिकतम घात होगी चर की, वह तो घात तो 2 होगी और अधिकतम एक ही चर होगा। उदाहरण के लिए 6x² + 6x + 6 बराबर 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे ही समीकरण में चर कितने हैं? चर केवल एक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। चर एक है और घात कितनी है? अधिकतम घात अधिकतम 2 है, तो द्विघात है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसीलिए आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, क्या है? द्विघात समीकरण। और आगे आपको पता लगेगा कि केवल हम एक ही चर में इस समीकरण को पढ़ने वाले हैं। चलिए, यहां तक किसी को डाउट है तो जल्दी से n लिखेंगे। यहां तक किसी को यदि डाउट है तो n लिखें, या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। बेटा, डाउट रखना नहीं है, डाउट पूछ लेना है यदि कोई भी डाउट हो तो आपको। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। एक मिनट। चलिए, तो इस चैप्टर में, इस वाले पेज पे तो यही तक था। हम आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है। चलिए, तो देखिए आपके जो द्विघात समीकरण होता है, आखिर वह द्विघात समीकरण बनाया किस प्रकार से जाता है, यानी कि समीकरण को हम बनाते कैसे हैं, और उसको भी बनाने से पहले कि आखिर जनरल फॉर्म क्या होती है एक द्विघात समीकरण की। तो देखिए, मैं आपको दोनों ही प्रकार के समीकरण की बता देता हूं। एक तो रैखिक समीकरण की जनरल फॉर्म क्या होती है, और एक द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है। तो जो रैखिक समीकरण की फॉर्म होती है, रैखिक समीकरण की जो जनरल फॉर्म होती है ना, वह होती है ax प्लस बी बराबर 0। क्या होती है? ax प्लस बी बराबर 0। अब यहाँ पे x क्या है? x की जगह पे कोई और चर हो सकता है। a और b क्या है? आपकी संख्याएं हैं। अच्छा, बड़ा कर दो, आपको दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा, हो सकता है काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम आए, इसीलिए है ना, आपके देखिए आपकी जो स्क्रीन है, आपकी जो स्क्रीन है उसके कॉर्नर में यहाँ पे एक चौकोर सा बटन होगा। तो आप उसको टच करके अपनी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, या फिर आप अपने फोन को टेढ़ा करके भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वैसे मैं बड़ा कर देता हूं।
ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोबारा, जो हमारा रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण जो होते हैं उनका जो मानक रूप होता है वह होता है ax प्लस बी बराबर 0। ठीक है, ax प्लस बी बराबर 0, जहां पे x क्या होता है, x की जगह कोई चर हो सकता है और a कॉमा b क्या होंगी, संख्याएं होंगी। तो यह तो होता है हमारे रैखिक समीकरण का मानक रूप, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, यानी कि कैसा दिखना चाहिए द्विघात समीकरण। तो इसमें अधिकतम घात 2 हो जाएगी, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, x की जगह पे कोई और चर भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, और a b c ये तीनों क्या हैं, यह तीनों आपकी संख्याएं होंगी। उदाहरण के लिए जैसे हमने अभी लिखा 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 बराबर 0, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह इसी फॉर्म में है। ठीक है, यदि किसी भी समीकरण की अधिकतम जो घात है वह 2 है तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा, और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह इसकी जनरल रूप कहलाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और होती है, यह जो a है, यहाँ पर जो a है ना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर के जो साथ में लिखा है a, वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a की जगह पे और कुछ भी लिखा हो सकता है लेकिन 0 लिखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह कहलाता है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, चलिए किसी को यदि डाउट हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, किसी को भी यदि डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, 1 मिनट। चलिए, यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन में हम देखते हैं। 1 मिनट, उस क्वेश्चन में हम देखते हैं। अच्छा, आपको दिखाई यदि नहीं देना तो भी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, शायद अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम उदाहरण सॉल्व करने जा रहे हैं, उदाहरण सॉल्व करने जा रहे हैं हम। उदाहरण क्या है, उदाहरण पहला उदाहरण है। चलिए, पहला उदाहरण सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से देख पाए। चलिए, अभी शायद आपको सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। पहला उदाहरण, जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वह 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। अच्छा, सबसे पहले ये दिखाइए, कोई भी वाई और एन लिख के बता दीजिए। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, आप पढ़ पा रहे हैं? वाई और एन लिख के बताइए जल्दी से। ठीक है, ठीक है, आप पढ़ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो देखिए, अच्छा ठीक है, अभी समझेंगे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से। हमें क्या दिया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो मैंने माना माना जॉन के पास कितने हैं, जॉन के पास कंचे, कितने कंचे होंगे जॉन के पास, मैंने मान लिया एक्स कंचे हैं। ठीक है, कितने कंचे हैं, एक्स कंचे। उसके बाद मैं जीवंती के पास, तो जीवंती के पास भी मैंने मान लिया, जीवंती के पास कितने कंचे हैं, वाई कंचे। ठीक है, अब मुझसे कहा गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मुझे दिया गया है मैं इसके कंचों को मिला दूं एक्स को, और इसके कंचों को मिला दूं वाई को, तो मेरे पास टोटल 45 कंचे हो जाते हैं। तो एक्स और वाई इन दोनों को मिलाकर मेरे पास कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, y बराबर कितना आएगा, यदि x को मैं दूसरे पक्ष में ले जाऊं, 45 माइनस एक्स, वाई का मान कितना आ गया, 45 माइनस एक्स आ गया है। यदि किसी स्टूडेंट को बेटा डाउट आता है इक्वेशन बनाने में कहीं पर भी, तो आप तुरंत पूछ लेना अनम्यूट करके। ठीक है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं आप तुरंत पूछ लेना, इसलिए जिससे कि समय कम वेस्ट हो।
तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या कंडीशन आती है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 कंचे हैं, मैंने 5 कंचे खो दिए, तो मेरे पास कितने कंचे बचे, 5 ही कंचे बचे। तो मैंने कैसे निकाला, 10 में से जो मैंने खो दिए उनको घटाया, तो मेरे पास बचे हुए कंचों की संख्या आ गई। मान लीजिए 20 कंचे हैं, उनमें से मैंने 6 कंचों को खो दिया, तो 20 माइनस 6 करूंगा तो मेरे पास 14 कंचे अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने ही 5-5 कंचों को खो दिया। तो जॉन के पास कितने कंचे बचे होंगे खोने के बाद, जॉन के पास बचेंगे x-5 कंचे, क्योंकि पहले x थे उसमें से 5 खो दिए, तो अभी बचे कितने हैं, x-5। और जीवंती के पास कितने बचे होंगे, जीवंती के पास कंचे बचे होंगे जो पहले y थे, अब बचे होंगे वह कितने, y-5, क्योंकि जीवंती ने भी 5 कंचों को खो दिया है। ठीक है, अब देखिए y की जगह मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर जो y है इसकी जगह पे यह मान लिख रहा हूं। तो y की जगह पे मैंने लिखा 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, और माइनस का जो 5 है उसकी जगह पे माइनस का 5। तो यह आ गया आपका 40 माइनस एक्स। 45 में से 5 घटाया तो 40, और माइनस एक्स का माइनस एक्स। तो जॉन के पास अभी कितने कंचे बचे हैं, x-5। जीवंती के पास कितने कंचे बचे हैं, 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब कहा जा रहा है हमसे दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो हमने निकाल लिए उनके पास इतने इतने कंचे बचे। और अब उनके पास जो कंचे हैं ना, उनकी संख्या का गुणनफल 124 है। यानी कि यह जो दोनों कंचे बचे हुए हैं, यदि मैं इनको गुणा करूं इनका, तो इनका गुणनफल 124 आना चाहिए। यानी कि यदि मैं x-5 का 40 माइनस एक्स से गुणा करता हूं, तो इनका गुणनफल 124 आना चाहिए। ठीक है, इन हाँ जी, नागेश सागर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बताइए, कोई डाउट है क्या। नागेश सागर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने हैंड रेस किया है बेटा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो हमसे क्या कहा गया था, जो बचे हुए कंचे हैं यदि उनका गुणनफल करें तो 124 आएगा। तो हमने गुणा किया और 124 के बराबर कर दिया। अब देखिए हम गुणा करते हैं, x का गुणा सबसे पहले किससे करेंगे, 40 से करेंगे। तो 40 गुणा x। ठीक है, उसके बाद इस x का गुणा किससे करेंगे, माइनस एक्स से करेंगे। तो माइनस एक्स गुणा x। ठीक है, फिर इस -5 का गुणा करेंगे 40 से, -5 गुणा 40, और फिर इस -5 का गुणा करेंगे माइनस एक्स से। तो -5 गुणा माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा, 124। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। 40 इंटू एक्स क्या होगा, 40x, माइनस एक्स गुणा एक्स हो गया x² माइनस 5 गुणा 40 हो गया 200, -5 माइनस एक्स कितना हो गया, प्लस का 5x बराबर का 124। अब देखिए -x² की जगह -x², यह प्लस का 40x है, इसमें यदि हम 5x को और जोड़ दें कितना हो जाएगा, प्लस का 45x। फिर क्या है, माइनस का 200 बचा, तो माइनस का 200 बराबर 124। ठीक है, लेकिन हमारी मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, वह क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बराबर 0 होती है, लेकिन यहाँ बराबर में 0 नहीं है, बराबर में कोई संख्या लिखी है। तो एक काम करता हूँ, यह जो 124 है ना, मैं इसे भी दूसरी पक्ष में ले आता हूँ इधर। तो क्या कैसे लिखेंगे इसे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ -x² प्लस 45x माइनस 200। 124 को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 124 बराबर 0। तो क्या आया, -x² प्लस 45x -200 माइनस 124, दोनों के चिन्ह समान, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। क्या आएगा, माइनस का 324 बराबर 0। तो आप लिख सकते हैं कि यह आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यह आपका द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिससे कि आप दोनों की कंचों की संख्या का पता लगा पाएंगे। ठीक है,
अच्छा अब देखिए, अच्छा बराबर में यहाँ 0 आएगा। ठीक है, अब समीकरण में एक चीज होती है कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन लेफ्ट साइड में करते हैं, यदि कुछ भी प्रक्रिया आप लेफ्ट साइड में करते हैं तो सेम प्रक्रिया आपको राइट साइड में भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि कोई चीज जोड़नी हो, घटानी हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, जिस भी संख्या का ऑपरेशन या फिर संक्रिया आप दाएं पक्ष में कर रहे हैं, उसी का संक्रिया का ऑपरेशन आप बाएं पक्ष में भी करें। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दाएं पक्ष को और बाएं पक्ष को -1 से गुणा कर रहा हूं। अच्छा, -1 से हम क्यों गुणा कर रहे हैं, मैं चाहता हूं यह जो एक्स स्क्वायर है ना, यह प्लस में आ जाए। तो मैं देखिए इस पूरे को भी -1 से गुणा कर रहा हूं और यहाँ पर इस 0 को भी -1 से गुणा कर रहा हूं। तो -1 से गुणा करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए -x² का हो जाएगा +x², प्लस 45x का क्या हो जाएगा, माइनस का 45x, -324 का क्या हो जाएगा, +324, बराबर 0 गुणा -1 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो समीकरण आ गया है वह क्या आ गया है, x² - 45x + 324 बराबर 0। अब आप कहेंगे कि सर ये -1 से गुणा ही क्यों किया, हम तो ऊपर वाला रहने देते। तो ऊपर वाला भी बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं जो x² के साथ कोफिशिएंट हो वह प्लस का हो। ठीक है, यह हम कोशिश करते हैं, यदि माइनस का ही आप छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह दोनों ही एक तरीके से समीकरण बराबर हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। चलिए अब बताइए किन किन बच्चों को समझ में आया, किन किन बच्चों को समझ में नहीं आया। y और n लिख के बताएंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे y और n लिख के बताएंगे। यदि आपको समझ में आया है तो y लिखेंगे, नहीं आया तो n लिखेंगे। हाँ जी, रवि बॉल की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपने क्लास ज्वाइन कब की थी? ठीक है, सभी बच्चे बताइए कमेंट करके, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि आया तो y लिखें, नहीं आया तो n लिखें। हाँ जी, सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए, आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है क्या? ठीक है, चलिए दो बच्चों को शायद कुछ प्रॉब्लम आई है। रवि बाल की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एक बार आप बताएंगे आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई? अनम्यूट करके बता दीजिए। सर एक बार ये दोबारा समझा दो, हमने अभी एक क्लास ज्वाइन किया। अच्छा, आपने अभी क्लास ज्वाइन की है, ठीक है। विजेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको कहाँ पर दिक्कत आई है बेटा? सर 40 गुना में x - x गुना x यहाँ से। अच्छा, आपको यह समझ में नहीं आया कि यह गुणा कैसे हुआ? ठीक है, उसके बाद समझ में आ गया है ना? एक बार अनम्यूट करके बताएंगे, आपको गुणा समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम गुणा को समझ लेते हैं। और रवि बॉल की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा देखिए अभी तो लगभग आधा घंटा हो गया है क्लास को चलते चलते, है ना? तो पूरा क्वेश्चन को यदि हम फिर से बताने जाएंगे तो पूरा आधा घंटा लग जाएगा। बेहतर होगा कि आप, है ना, कल जब रिकॉर्डिंग भेजी जाए इसकी, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देखें, फिर यदि आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछें। ठीक है, क्योंकि अभी यदि दोबारा से फिर से बताएंगे शुरू से तो पूरा समय निकल जाएगा, क्योंकि और बाकी के बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए तो हम गुणा देख लेते हैं, गुणा कैसे होता है। x - 5 है गुणा 40 - x है, बराबर में क्या है, 124 है। ठीक है, देखिए जब भी आपके दो ब्रैकेट हो,
किसी भी संख्या पर यदि ब्रैकेट लगे हैं ना, तो इनका मतलब क्या है, इसके प्रत्येक पद से गुणा करें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x जो है इसका गुणा हम इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, फिर इस -5 का गुणा भी हम इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, x गुणा, यह x लिया, x गुणा 40 - x, उसके बाद क्या है -5 आया, x का गुणा तो हो गया 40 - x से, अब -5 का गुणा करेंगे, तो -5 गुणा 40 - x बराबर 124। ठीक है, अब देखिए x का गुणा हम 40 से करेंगे, फिर इस x का गुणा हम -x से भी करेंगे, तो x गुणा 40, उसके बाद -x गुणा x। ठीक है, x का गुणा पहले 40 से किया, फिर इस x का गुणा -x से किया, तो यह हो गया। फिर अब माइनस का लगा, इस माइनस को लगाया यहाँ पर, -5 का गुणा करेंगे 40 से, तो -5 गुणा 40, और इस -5 का गुणा करेंगे -x से भी, तो -5 गुणा -x बराबर का 124। ठीक है, x गुणा 40 क्या होगा, n माइनस, क्या बोल रखे हैं, एक बार अनम्यूट करके बताइए बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, क्या कह रहे हैं बेटा आप। बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, यदि कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके बताइए एक बारी। स्टार्टिंग से x-5 लिखा है ना, हाँ जी, स्टार्टिंग में x-5 लिखा है, x-5 ही तो लिखा है। आपको समझ में नहीं आया क्या x-5 से, एक बारी आप अनम्यूट करेंगे बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। देखिए हमने यहां तक तो निकाल लिया था, यह दिया हुआ है ना x-5 गुणा 40 - x बराबर 124, तो हमने लिखा x-5 गुणा 40 - x बराबर 124। अब हम x का गुणा करेंगे इस पूरे पद से, और इस -5 का गुणा भी करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, इस पूरे कोष्टक से। तो x का गुणा किया किससे, 40 - x से, और फिर इस -5 का गुणा किया 40 - x से, बराबर में क्या आ गया 124। फिर इस x का गुणा 40 से भी किया, माइनस x का गुणा x से भी किया, तो यह आ गया। फिर इस -5 का गुणा 40 से भी किया, तो -5 गुणा 40 आ गया, और इस -5 का गुणा -x से भी किया, तो -5 गुणा -x आ गया, बराबर 124। ठीक है, x गुणा 40 क्या हो गया, 40x, -x गुणा x क्या हो गया, माइनस का x स्क्वायर, -5 गुणा 40 क्या हो गया, माइनस का 120। अच्छा, 5 चौके 200, एक मिनट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5x बराबर 124। ठीक है, 40x और 5x दोनों प्लस प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा, -x² प्लस 40 और 5 45x -200 बराबर 124। फिर 124 का पक्षांतरण करके यहाँ ले आए, तो क्या हो जाएगा, +45x -200, 124 किस में हो जाएगा, माइनस का 124 बराबर 0, तो -x² प्लस 45x -324 बराबर 0। तो यह उत्तर भी लिख सकते हैं आप, और यदि चाहें तो दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दें, तो -x² प्लस 45x -324, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, -1 से गुणा कर रहा हूँ, और बराबर में 0 को भी -1 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को -1 से गुणा कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा, -x² की जगह पे हो जाएगा x² प्लस, अच्छा, प्लस के 45x की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का 45x, और -324 की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 324 बराबर 0 गुणा -1 क्या हो जाएगा, 0। तो यह आपका समीकरण आ जाएगा, यह भी सही है और यह भी सही है, दोनों ही समीकरण सही है। हाँ जी, अब बताइए विजेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, और बाकी के बच्चे जिनको भी डाउट है, समझ में आ गया है,
यदि आ गया है समझ में तो y लिखें, अब भी कोई डाउट बचा है तो n लिखें। सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, ठीक है, चलिए अभी समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें एक क्वेश्चन और दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, जो कि उदाहरण 2 है। क्या कहा गया है? जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। मुझे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, मुझे पता लगाना है कि क्या यह चारों जो उदाहरण है वह द्विघात समीकरण के हैं या फिर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे यदि यह समीकरण ax² + bx + c = 0 इसकी फॉर्म में आ गए, मानक रूप में आ गए, तब तो यह द्विघात समीकरण होंगे, अन्यथा यह द्विघात समीकरण नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इसको समीकरण को पता लगाने से पहले मुझे आप एक 2-3 फॉर्मूले हैं वह बताइए। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला आता है x + y के होल स्क्वायर का, जो कि आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो x + y का होल स्क्वायर क्या होगा? x² + y² + 2xy, x² + y² + 2xy। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला आता है x - y के होल स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पर बस y की जगह क्या है, प्लस y की जगह -y, तो यहाँ पर भी हम प्लस y की जगह -y रखेंगे। तो x - y का होल स्क्वायर क्या होगा? x²। अब प्लस वाई स्क्वायर की जगह यदि हम -y की जगह -y रखें तो -y का स्क्वायर भी तो y² ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस का y²। देखिए बेटा, कुछ बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं कि क्लास को बीच बीच में छोड़कर जाते रहते हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे, बीच में कभी छोड़ेंगे, कभी ज्वाइन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, तो आप गारंटी से मान के चलिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, यदि आप बीच बीच में क्लास छोड़ेंगे, अटेंड करेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट इतने मिस हो जाएगा। चलिए, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? x² और प्लस y की जगह यदि मैं -y लिखूं तो -y का स्क्वायर भी तो क्या होगा? प्लस का y² ही होता है। और यहाँ पे यदि मैं y की जगह -y लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2xy। तो क्या होगा? x + y का स्क्वायर होता है x² + y² + 2xy, और x - y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² - 2xy। ठीक है, अब एक 2 फॉर्मूले और आते हैं, x + y का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x³ x³ + y³ + 3xy x + y। तो यह फॉर्मूला तो होता है इसका। अब x - y का होल क्यूब का क्या होगा? तो y की जगह -y लिख दीजिए। तो क्या आएगा? x³ y की जगह -y लिखा, तो -y³ भी -y ही होता है। तो क्या होगा? -y³ -3xy x - y। तो यह हो जाएगा आपका x - y का होल क्यूब। हाँ जी, सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, ये आपका कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है। देखिए, आप हैंड रेज केवल तभी करेंगे जबकि आपका कोई डाउट हो। ठीक है, आप यदि नीचे स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको है ना एक हाथ का चिन्ह बना हुआ आता है इस तरह का, उसको केवल आप तभी टच करें जबकि आपका कोई डाउट है। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं चारों। वैसे यदि आपने 2 फॉर्मूले भी याद कर लिए ना, ये प्लस वाले, तो बस प्लस वाई की जगह आपको -y रखना है, बाकी फॉर्मूला अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो यह फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अभी चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। मैं पहला क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, खुद से करना है। क्या दिया गया है क्वेश्चन? x - 2 का होल स्क्वायर, एक मिनट, +1 = 2x - 3। तो हमें बताना है क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है।
सबसे पहले तो आप केवल यहीं पर ना देखें कि इसकी घात 2 दिख रही है तो हाँ यह द्विघात समीकरण है, नहीं, पहले इसको पूरा सॉल्व करें। आप देखें कि क्या यह इस रूप में आ रहा है क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। यदि इस रूप में आ रहा है तो द्विघात समीकरण होगा, यदि नहीं आ रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए x-2 के होल स्क्वायर को हम पहले खोलते हैं, ओपन करते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा, x² प्लस y², y की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर -2xy, तो -2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई की जगह क्या लिखा 2। ठीक है, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। देखिए x² प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया है 4, माइनस 2 गुणा 2 4, 4 गुणा x 4x, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। x² माइनस 4x प्लस का 4 प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 5 बराबर 2x माइनस 3। क्या करेंगे, हमें बराबर में 0 बनाना है, तो हम जो यह है ना इसे हम यहाँ पर लाएंगे लेफ्ट साइड में। तो देखिए x² माइनस 4x प्लस 5, 2x किसका है, 2x हमारा प्लस का है, तो 2x हो जाएगा माइनस का, और यह जो 3 है यह किसका है, माइनस का है, तो यह हो जाएगा प्लस का, 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x² माइनस 4x माइनस 2x कितना हो गया, -4x और -2x, दोनों की चिन्ह कैसे हैं, समान है, तो आपके दोनों ही जो पद हैं वह जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों पद जुड़ जाएंगे, 4 और 2 क्या होगा 6, और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान, बड़ा पूर्णांक 4 उसका चिन्ह माइनस का, तो 6 का चिन्ह भी माइनस का, -6x प्लस का 5 और प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं यह आपका इसी रूप का आ रहा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए a b c का मान क्या होगा, तो क्या क्या होगा, a का मान होगा यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a बराबर 1, b बराबर क्या होगा माइनस का 6, तो b बराबर हो गया -6, और c बराबर क्या हो गया प्लस का 8। तो यह आपके एबीसी के मान हो गए, और हम देख के बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, तो बिल्कुल यह एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, समझ में आया आपको सभी को, वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से, समझ में आया। यदि कोई भी स्टूडेंट है जिसको कि समझ में नहीं आया है तो वो बेझिझक एन लिख सकते हैं। ऊपर वाला समझा दो बेटा, कौन सा एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। x² प्लस 2 माइनस 2 गुणा x। ठीक है, तो आप ये पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कैसे आए, यह पूछ रहे हैं क्या। यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x-2 का स्क्वायर है। x-2 का स्क्वायर किसके जैसा लग रहा है, कौन से हमारा फॉर्मूला लगेगा, x-y² का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या होता है x-y² बराबर, देखिए x-y का होल स्क्वायर होता है x² प्लस y² -2xy, -2xy, यानी कि 2 गुणा x गुणा y। अब यहाँ पे हमारे मैं देखूं तो x की जगह पे तो क्या है, x है, y की जगह पे क्या है 2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की जगह पे तो x रहने देता हूँ, y की जगह पे 2 लिख देता हूँ, तो x² प्लस y की जगह पे मैं इस 2 को लिख रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x की जगह x, y की जगह क्या लिखा 2 लिखा, क्योंकि हमारे पास y की जगह 2 है, तो क्या हो गया x² का x² प्लस 2 स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2। तो आप देख सकते हैं यही यहाँ पर लिखा गया है, इस ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन किया गया है। ठीक है, इसके बाद x² का x² प्लस 2 के स्क्वायर का क्या होता है 2 स्क्वायर 4, माइनस
2 गुणा 2 4, 4 गुणा x 4x, तो माइनस का 4x यह यहाँ पर लिखा हुआ, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए आपकी जो पूरी प्रश्नावली 4.1 है ना, वह पूरी ही इस तरीके की है। हमने 2 क्वेश्चन किए, किस तरीके के? पहला क्वेश्चन किया हमने कि किस प्रकार से एक द्विघात समीकरण को बनाया जाता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन यह रहे आपके, 1 मिनट, उस प्रकार के क्वेश्चन आपके यह रहे क्वेश्चन नंबर 2 में, और आपको बताना है क्वेश्चन 1 में कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो इस प्रकार से आप चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गए आपकी पूरी प्रश्नावली 4.1। आप अब ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अभी यदि प्रश्नावली 4.1 में किसी को डाउट हो तो वो तुरंत अनम्यूट करके पूछ लें। यदि कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे चल रहे हैं। सभी बच्चे कर लेंगे अब इसी हिसाब से? ठीक है, तो देखिए आगे के जो हमारी जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वह आता है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। अच्छा, अब द्विघात समीकरण का हल जो हमने देखा था ना, मान लीजिए यह मानक रूप है। अच्छा, सबसे पहले भी द्विघात समीकरण के हल से पहले भी कोई भी समीकरण है, मान लीजिए x + 2 = 3, यह हमारा क्या है? यह एक समीकरण है। तो हमसे पूछा जाएगा कि इसका हल क्या होगा। तो इसके हल से मतलब क्या है? किसी भी समीकरण के हल से हमारा क्या मतलब होता है? तो देखिए, किसी भी समीकरण के हल का मतलब है कि उसमें जो उपस्थित चर हैं उनका ऐसा मान ज्ञात करें जिससे कि समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों मान बराबर हो जाएं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष, दोनों का मान बराबर हो जाए, ऐसे चरों का आप मान ज्ञात करें, और ऐसे चरों का जो मान होगा वह कहलाएगा इस समीकरण का हल। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर रखता हूं x = 1, x = 1 रखता हूं मैं इस समीकरण में, तो x की जगह 1 लिखता हूं, तो 1 + 2 = 3। इस लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आया? 1 + 2 3 आया। राइट हैंड साइड का मान क्या आया? 3 आया। तो आप देख सकते हैं दोनों का मान बराबर आ गया है। इसका मतलब x = 1 जो है वह इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने चर का ऐसा मान निकाला जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों के मान बराबर हो गए हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना कि आपके जो रैखिक समीकरण है, आपके जो रैखिक समीकरण हैं उनके अधिकतम कितने हल हो सकते हैं? उनके अधिकतम एक सॉल्यूशन हो सकता है, एक हल हो सकता है। अच्छा, हल को आप रूट भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, मूल भी कह सकते हैं। तो रैखिक समीकरण के एक सॉल्यूशन होंगे, द्विघात समीकरण के कितने सॉल्यूशन होंगे? अधिकतम 2, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 हल होंगे। फिर आपके त्रिघात समीकरण के कितने होंगे? अधिकतम 3 हल होंगे, अधिकतम 3 हल हो सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम यह पढ़ेंगे कि जो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, इसमें हम x के मान किस प्रकार से निकालें जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो मान है वह बराबर हो जाए। ठीक है, देखो बेटा, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी चीज। सबसे पहले हम जो भी चीज निकाल रहे हैं उसका आपको मतलब पता होना चाहिए कि हम यह क्यों निकाल रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, काफी बच्चे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं द्विघात समीकरण के, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि समीकरण का हल आखिर होता क्या है, समीकरण के हल से मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हल किसी चर का वह मान है जिससे कि उस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ जाती है, मान बराबर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए हमारे सिलेबस में हम द्विघात समीकरण का पढ़ने वाले हैं।
आपको रैखिक समीकरण के मैं मानकर चल रहा हूं कि हल निकालने आते होंगे। हाँ जी, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए बेटा, कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए, क्या रैखिक समीकरण के हल निकालने आते हैं क्या आपको? जल्दी से, क्या रैखिक समीकरण के हल निकालने आते हैं जिनकी अधिकतम चर की घात 1 होती है? उन समीकरण के हल निकालने आते हैं क्या? y और n लिख के बताइए। सभी बच्चे बताएंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। यदि आपको नहीं आते हैं तो फिर आपको रैखिक समीकरण के हल बताए जाएं, क्योंकि रैखिक समीकरण के हल निकालना इसमें काम आएंगे। आते हैं या नहीं आते, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, क्या रैखिक समीकरणों को हल करना आता है? कोई भी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मैं मान लूं कि आपको आता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3 बराबर 5। 2x प्लस 3, हाँ जी, ax प्लस b बराबर 0। अच्छा, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है मैं यह कह रहा हूं, मान लीजिए यह समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3 बराबर 5। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं क्या? y और n लिखकर बताइए जल्दी से, क्या यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं सभी बच्चे? हाँ, तो यही हल होता है बेटा, इसीलिए तो बताया जा रहा है कि जो भी आपका। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं, देखिए इनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जिन बच्चों को आता है और जिनको नहीं आता है। हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? एक काम करता हूं, 3 को मैं इधर भेज देता हूं। 3 यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब भी हम संख्याओं को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं ना, तो उसे कहते हैं हमने पक्षांतरण कर दिया किसी संख्या का। तो इस 3 का हम क्या कर रहे हैं? पक्षांतरण कर रहे हैं, इसे दूसरे पक्ष में भेज रहे हैं। बराबर के राइट साइड वाले पक्ष में भेज रहे हैं, अभी किस में है? लेफ्ट साइड वाले पक्ष में है। और जब भी हम पक्षांतरण करते हैं किसी संख्या का, तो चिन्ह यदि प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, गुणा का है तो भाग का हो जाता है, और यदि भाग का है तो गुणा का हो जाता है। तो पक्षांतरण करते टाइम इस तरीके से चिन्ह बदल जाते हैं। तो 3 को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पर किसका है? प्लस का। तो 2x बराबर 5 माइनस 3, 2x बराबर क्या हो गया? 2। अब यहाँ पर देखिए, जो 2 है वह किसके साथ? x के साथ गुणा में है। इधर की साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि गुणा से किस में जाता है? भाग में जाता है। तो 2x बराबर 2 है, x बराबर क्या हो जाएगा? 2/2। तो यह हो जाएगा x बराबर 1। तो x बराबर जो 1 आया है वह आपका इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, इस समीकरण का एक हल है। और यदि आप चाहें तो चेक करके भी देख सकते हैं। कैसे करेंगे? x बराबर 1 का मान इस पर रखेंगे, तो 2 गुणा 1 प्लस 3 बराबर 5। 2 गुणा 1 2 प्लस 3 बराबर 5, 5 बराबर 5। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए। इसका मतलब हमारा यह जो सॉल्यूशन है यह सही है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जल्दी से। 5x माइनस 3 बराबर 2x प्लस 6। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? हमें x का मान निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, x वाली जो हमारी संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले आते हैं, और जो बिना x वाली संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो चलिए लेके आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? 5x है, मैं 2x को इधर की साइड ला रहा हूं जिससे कि वह 5x के साथ आ जाए। 2x प्लस का है, दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 6। 2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, अब माइनस 3 को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। तो क्या आएगा? 5x माइनस 2x बराबर 6 प्लस 3।
5x में से 2x जाएंगे, 3x बचा बराबर 6 + 3 क्या बचा 9। x है, x के गुणा में कितना है 3, तो 3 को इधर की साइड ले जाऊंगा तो यहाँ गुणा में है, 9 में जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या उत्तर आएगा, x बराबर 9/3, x बराबर 3 हमारा सॉल्यूशन हो गया इस समीकरण का। ठीक है, चलिए अभी यदि आपको समझ में आया तो अच्छी है, यदि आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिनको समझ में आ गया है, एक्सरसाइज 5.1 आपके होमवर्क में है। कौन सी है, एक्सरसाइज 5.1, यह आपके होमवर्क में है। यदि अभी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं।